प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सितंबर को सिंगापुर में 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। सिंगापुर जब आजाद हुआ तो लोग गरीबी से बेहाल थे, लेकिन अब इसकी गिनती कुछ चुनिंदा रईस देशों में होती है। सिंगापुर जैसे इस छोटे से मुल्क को दुनिया के नक्शे पर एक कामयाब देश के तौर पर स्थापित करने का श्रेय देश के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू को ही दिया जाता है। दुनिया का नक्शा देखेंगे तो भारत के नीचे दक्षिणी पूर्वी हिस्से में एक देश है मलेशिया। इसके एकदम दक्षिण छोर पर नजर डालेंगे तो दिखेगा एक छोटा सा द्वीप। एरिया के हिसाब से दिल्ली का भी आधा। इसका नाम है सिंगापुर। 1963 में जब ये देश आजाद हुआ तब यहाँ भारी गरीबी थी। ज्यादातर आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहकर ही अपना जीवन बसर करने को मजबूर थे, लेकिन तब और अब में बहुत अंतर है। सिंगापुर की गिनती अब सबसे दौलतमंद मुल्कों में होती है, जहाँ का हर छठा परिवार करोड़पति है और पर कैपिटा जीडीपी के मामले में यूके, फ्रांस और इसके अलावा अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी आगे है। और तो और 2030 तक अनुमान है कि दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति इसी देश में होंगे। आज इस देश की बात इसलिए क्योंकि 4 से 5 सितंबर तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आधिकारिक दौरे पर पहुंचे हैं। वो 6 साल बाद सिंगापुर पहुंच रहे हैं। यहां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने के लिए कई मुद्दे पर चर्चा होगी, सहमति भी बनेगी। तो आइए इस दौरे के बहाने ही जानते हैं कि एक छोटे से देश में चमचमाती इमारतों का मुल्क कैसे बन गया सिंगापुर। जब सिंगापुर एक स्वतंत्र देश बना तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो एक दिन संपन्न देश में शुमार होगा। उम्मीद होती भी कैसे, ये एक छोटा गरीब द्वीप था जिसके पास बहुत कम साझा इतिहास था और कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। बाकी एशियाई देशों की तरह सिंगापुर भी लंबे समय तक ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। फिर 1959 का साल आया जब सिंगापुर को पहली बार खुद से देश को चलाने का अधिकार मिला। इसी साल सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं ली कुआन यू। आज किस मुकाम पर सिंगापुर है उसका श्रेय ली कुआन यू को ही दिया जाता है। ली एक ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने जब देश की इकोनॉमी खस्ताहाल थी, लिहाजा देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने सब कुछ शुरू से शुरू करना था। इसमें पहला कदम तो पड़ोसी देशों के संबंध बेहतर करना ही था। यहाँ पर भी उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि पड़ोस में था मलेशिया देश, जहाँ मलय और बाहरी लोगों का मुद्दा जोर पकड़ा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि सिंगापुर में रहने वाले अधिकतर लोग चीन से आए थे, जो मलेशियन पार्टियों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने इसका भी रास्ता ढूंढ निकाला, इस आस में कि अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी। 1963 में उन्होंने सिंगापुर का मलेशिया में विलय करा दिया, पर यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। आर्थिक से लेकर राजनीतिक मतभेदों की वजह से सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना। ली कुआन अब पहले से भी ज्यादा बड़ी मुश्किल में थे। इसका अंदाजा आप वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक 1965 में सिंगापुर की करीब आधी जनसंख्या अशिक्षित थी और प्रति व्यक्ति जीडीपी 500 अमेरिकी डॉलर से नीचे थे, जो उस वक्त घाना देश के बराबर थी। आज सिंगापुर में ये $100 से $1,30,000 है। सिंगापुर भले ही एक गरीब देश था, इसे इस मुकाम तक पहुंचा पाना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता था कि उसे ये सहूलियत भी थी कि ये बहुत कम जनसंख्या वाला देश था। ली ने अपने नेतृत्व में इन खूबियों का भरपूर फायदा उठाया। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था बदली वैसे वैसे सिंगापुर भी बदला। अपने पहले 2 दशकों के दौरान सिंगापुर की अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष लगभग 10% की दर से बढ़ी। पहले सिंगापुर मसालों, टिन और रबर का व्यापार करता था, फिर ये फार्मास्यूटिकल्स में भी करने लगा। 1975 तक सिंगापुर में एक बड़ा औद्योगिक आधार स्थापित कर लिया था। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 1965 में 14% से बढ़कर 22% हो गई। सिंगापुर का जीवन स्तर अब फ्रांस जैसे देश की तुलना में बहुत ऊंचा है और जल्द ही ये दुनिया में टॉप पर जाने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए सिंगापुर की शिशु मृत्यु दर में किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से सुधार हुआ है, वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हुआ है। सिंगापुर सरकार के मुताबिक 2023 तक सिंगापुर में अपना घर खरीदने वाले लोगों का 100% में से 89.7 है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।